चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग एक टेस्ट भी तो आ रहे हैं, कब है? मंडे को। सिलेबस क्या है उस टेस्ट का? ओ सैलरी और अदर सोर्स, सैलरी और प्रॉपर्टी। तो अदर सोर्स का कब होगा? आप लोग का बिलो का तो मॉक हो गया था, टैक्स का तो नहीं हुआ ना? क्या ख्याल है? चैप्टर 4 इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मंडे। लेक्चर नंबर बोलिए कौन सा है? बस कर दो। नहीं बात है, सेशन खत्म हो जाएगा, टीचर खत्म हो जाएगा, पढ़ाता नहीं बात है। चल बताओ मुझे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में किसी भी इनकम को क्लासिफाई करने की 4 शर्तें थी। वो 4 शर्तें क्या है? ठीक है, हाँ, आप नहीं थी, ये अलग अलग है। ऐसी बातों पे तुम लोग जो अमल करते हैं ना, खुदा की कसम, और बंदा मर कह के मर जाए उस पर अमल नहीं करना, अपने मुनाफे की बात उठानी है और उसी पे अमल करना। माही, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के केस में एक गिफ्ट्स के हवाले से कोई बात हुई थी, क्या बात हुई है? अगर तो आपको गिफ्ट रिलेटिव से मिल रहा है ना, तो आप ऐड नहीं करोगे, अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपको रिलेटिव से अलावा किसी भी और पर्सन से मिल रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो गिफ्ट तो मतलब कोई इन काइंड चीज होती है ना, कुर्सी हो सकती है गिफ्ट, नहीं, आप लैपटॉप हो सकता है। अमाउंट भी जितनी हो रही है, आपको कोई प्रॉपर्टी भी मिल रही है ना, कंसिडरेशन या विदाउट आपको एज अ गिफ्ट मिल रही है, विदाउट कंसिडरेशन, उसके केस में अगर मुझे एक लैपटॉप मिल रहा है गिफ्ट, तो मैं क्या ऐड करूँ? फेयर मार्केट। क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? किस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, जिस दिन आपको चीज मिल रही है, गिफ्ट मिल रही है। ओके ठीक है। इसके अलावा अभी तक भारत गई है, कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ रीडिंग कर रहे हैं, नजरें चुरा रहे हैं, और कुछ ऐसे टुकड़ मेंढक की तरह देख रहे हैं मुझे। भाई बैलेंस रखो ना। हैदर शाह, तुम नहीं बचते। हैदर शाह, वो एक कॉन्सेप्ट था कि एक प्रॉपर्टी खाली करने के पैसे मिल रहे थे, वो उसमें कुछ कहानी थी और कुछ ट्रीटमेंट थी। क्या कहानी और क्या ट्रीटमेंट है? वो पैसे मिले, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाए, ये कहानी है। नो सर। तो कॉन्सेप्ट क्या है? सर कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब मैं जब खामोशी। उस घर में जा रहा था तो मैंने भी उसको पैसे दिए थे। फिर जब आपने मुझे कहा कि ये घर खाली करो, मैं इसमें रहना चाहता हूँ, तो आपने मुझे और पैसे दिए, तो मैं जितने उसको दिए मैं उससे डिडक्ट कर लूँगा, बाकी जितने रहेंगे वो नहीं, तो सही नहीं बताया, सही नहीं बताया हैदर ने। तो यह जो हैदर की मदद करना चाहेगा। सर डिवाइड बाय नॉट एडजस्टेबल होगा, तो डिवाइड बाय 3 और फिर उस ये नॉन एडजस्टेबल होगा तो डिवाइड बाय कैसे करेंगे? ये नॉन एडजस्टेबल तो एक प्रॉपर्टी का पॉइंट है। सर इसमें इस क्या नॉन एडजस्टेबल वाला पॉइंट है, उसकी तरह मिलता जुलता पॉइंट है उसकी तरह ये मस्तूरा। तो आप में से कोई कहानी बता सकते हैं? बेहतर रहमत बताइएगा। अगर प्रॉपर्टी वेकेट करने के लिए पैसे मिल रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट क्या थी? कॉन्सेप्ट क्या था और ट्रीटमेंट क्या थी? कंसेप्ट ये था कि अगर हम प्रॉपर्टी वेकेट करा रहे हैं किसी से और उसको पैसे दे रहे हैं, तो उसको हमसे वेकेट करा रहा है, हम पैसे दे रहे हैं, तो हम नेट अमाउंट नहीं है। अगर हमने भी पहले ये किया था किसी को पैसे देके प्रॉपर्टी वेकेट कराया, नेट अमाउंट इज इक्वल प्रोपोर्शन टू करंट टैक्स ईयर और प्रीसीडिंग 9 टैक्स ईयर में करंट प्रोपोर्शन करते हैं। एक्सीलेंट। आप पेपर में क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाय 10 या लिखेंगे इन द टैक्स ईयर इन व्हिच इट वाज रिसीव्ड एंड वाज इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो बेसिकली आप दोनों में बात लिखते हैं, लेकिन ज्यादा वाज़ेह होता है। ठीक है, कोशिश करो मजीद वाज़ेह हो जाए। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चलें, आप में से कौन, आप कोई से 4 इनकम बता दो अदर सोर्स में आपकी। जी आप। डिविडेंड फॉरेन सोर्स डिविडेंड होना चाहिए। क्या फॉरेन सोर्स डिविडेंड अदर सोर्स में आता है या पाकिस्तान सोर्स डिविडेंड अदर सोर्स में आता है? अच्छा, डिविडेंड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दें। डिविडेंड दो तरह के होते हैं। दो तरह के डिविडेंड होते हैं, पाकिस्तान सोर्स डिविडेंड जो कि एफडीआर में फॉल करता है, इसमें 15% एक्सीलेंट। और जो फॉरेन सोर्स डिविडेंड है वो एनपीआर में फॉल करता है, जो कि
है। रुक जाए। इसके अलावा एक पॉइंट था कि अगर कोई आपका किसी पहाड़ी इलाके में घर है और कुछ मिनरल्स के वहाँ पे चांसेस हैं निकलने के, इसमें 2 पॉइंट्स थे, वो दोनों पॉइंट्स क्या थे? इसमें एक पॉइंट ये था कि आपको अगर आपकी प्रॉपर्टी एक्सप्लोरेशन के लिए अगर आपको कोई अमाउंट मंथली अमाउंट मिल रही है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। लेकिन इन केस आप वो अमाउंट को रिजेक्ट करके जो वो शेयर उस सब जो भी मिनरल्स या कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से अगर आप शेयर ले लें तो शेयर की फेयर वैल्यू आपकी इनकम फ्रॉम अदर किस दिन की फेयर वैल्यू? जिस दिन आपको रिसीव शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि गोल्ड अगर है तो 20% ऑफ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड सही था। इसके अलावा पेंशन के केस में, इस्माइल, पेंशन के केस में क्या था, कब पेंशन इनकम फ्रॉम सैलरी होगी और कब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी? अदर देन एम्प्लॉयर, नॉन एम्प्लॉयर नहीं, अदर देन एम्प्लॉयर, ये कौन सी इंग्लिश है? अदर देन एम्प्लॉयर से मिलेगी तो वो अदर सोर्स मिलेगी, ठीक है। साथ साथ याद नहीं करते आप लोग? जी मुझे आप बताएं ग्राउंड रेंट का कॉन्सेप्ट क्या था? ट्राई करें। पार्टी ए पार्टी बी को कहती है कि आप मुझे वो ज़मीन उससे रेंट पे ले लेती है और उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लेती है। ठीक है। तो जो बिल्डिंग का रेंट आएगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। ठीक है। और जो ग्राउंड का रेंट होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना वाज़ेह आपने क्लैरिटी से लिखा है, मतलब आप बताएं। सर अगर ओपन प्लॉट हो और उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ना हो और उससे रेंट आ रहा तो वो हमारा सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। और अगर वो किसी दूसरे बंदे को वो ओपन प्लॉट दे दे और वो उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करे तो वो जो सेट उस बिल्डिंग का ऑनर है वो उसके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा और जो ग्राउंड रेंट को मतलब पे हो रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर। अगर वैसे ही ओपन प्लॉट से ग्राउंड रेंट आ रहा है तो अगर ग्राउंड रेंट के ऊपर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होगी, अब जो ग्राउंड रेंट आ रहा है, ग्राउंड रेंट के ऊपर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, अगर ओपन प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है और अब जो ग्राउंड रेंट आ रहा है अदर सोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओवर करें प्लीज। अब एक चीज देखिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है उसका सेक्शन नंबर कौन सा है? नोट्स में देखिए, प्रिंट करा लिए नोट्स? कोई ऐसा शहजादी से तो प्रिंट ना कराया हो? है कोई? सबके पास नोट्स है ना? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेक्शन नंबर कौन सा है? स्टार्ट में देखो लिखा होगा 39। अब 39 का पॉइंट 1 पढ़ लियो, 39 का पॉइंट 2 तो है नहीं। अच्छा ये पॉइंट नहीं है, ये सेक्शन है। सेक्शन 39 सब सेक्शन 1, सेक्शन 39 सब सेक्शन 2। अब कौन सा पॉइंट हमारा है? सब सेक्शन 3। अच्छा ये 3 का ए होता है, ये क्या होता है? सेक्शन 39 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए, और ए का अगर पार्ट 1 होगा तो सब क्लॉज 1। ये तरीका होता है ऑर्डिनेंस को रिलेट करने का, पढ़ने का, आपको पता होना चाहिए। बराबर। अच्छा कॉन्सेप्ट सुने, आप जब नादरा ऑफिस जाते हैं, जब 18 ईयर्स के आप हो जाते हैं, आप नादरा ऑफिस जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आपको कौन सा कार्ड इशू होता है? NIC, CNIC, NIC कार्ड। वो आपके उसमें आपका जो नंबर होता है वो आपके आइडेंटिटी नंबर होता है। क्या वो दो बंदों का सेम हो सकता है? नहीं होता, सेम डिफरेंट होता है, वही आपकी पहचान है। इसी तरह आप जब टैक्स की दुनिया में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, मैं बात पहले कर चुका हूँ आपको, जब आप टैक्स की दुनिया में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो अब आपको कौन सा नंबर इशू किया जाएगा? NTN नंबर, नेशनल टैक्स नंबर। NTN का मतलब क्या? नेशनल टैक्स नंबर। ये कब इशू किया जाता है? जब आप अपने आप को टैक्स की दुनिया में रजिस्टर कराते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हर बंदे के पास NTN होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब जिनके पास NTN होगा उनको कुछ बेनिफिट्स होंगे, जिनके पास NTN नहीं होगा उनके पास बेनिफिट नहीं कि पर्सन होल्डिंग NTN, पर्सन नॉट होल्डिंग NTN। तो कौन सा ज्यादा बेहतर है? पर्सन होल्डिंग NTN। अब सुने कॉन्सेप्ट सुने क्या। लेट्स सपोज मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, अब मैं लोन मांगने जा रहा हूँ। अब कहानी को गौर से समझिएगा, पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा इससे। मुझे लोन की जरूरत पड़ी तो मैं दो बंदों के पास गया, पर्सन ए और पर्सन बी। मैं पर्सन ए के पास गया, मैंने कहा पर्सन ए मुझे ना 10 लाख लोन चाहिए। उसने कहा ठीक है मैं आपको देता हूँ 10 लाख लोन। मैंने कहा पर्सन बी मुझे 5 लाख लोन चाहिए। उसने कहा ठीक है मैं आपको 5 लाख लोन दे दूंगा। अब क्लियर रखिएगा,
10 लाख लोन आया कहाँ से? पर्सन ए से। 5 लाख लोन आया कहाँ से? पर्सन ए जो था उसके पास एनटीएन था, पर्सन बी जो था उसके पास एनटीएन नहीं था। ए के पास एनटीएन था, बी के पास एनटीएन नहीं था। अब ऑर्डिनेंस ने कहा है कि अगर आपने किसी से लोन लेना है तो आपने देखना है कि वो एनटीएन वाला है, नॉन एनटीएन वाला है। हारिस, आपने देखना है आया जिससे 10 लाख आया उसके पास एनटीएन था या नहीं था, जिससे 5 लाख आया उसके पास एनटीएन था या नहीं था। मैंने कहा क्यों देखूं? उसने कहा देखिए, ऑर्डिनेंस ने कहा अगर एनटीएन वाला है तो वो आपको पेमेंट 2 तरीकों से कर सकता है। अगर पर्सन एनटीएन वाला है मिस्टर ए, वो 2 तरीकों से आपको पेमेंट करेगा, या तो क्रॉस चेक के थ्रू 10 लाख रुपए आपको दे देगा, या फिर बैंकिंग चैनल के थ्रू। क्या होता है बैंकिंग चैनल? अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर कर देना। ये तो आपके पास सादा पे, नया पे, इजी पैसा, जैस पे, ये भी बैंकिंग चैनल में आता है। अगर किसी के पास एनटीएन है तो वो आपको पेमेंट किन 2 तरीकों से कर सकता है? क्रॉस चेक से कर सकता है, बैंकिंग। तो किससे नहीं कर सकता? कैश में नहीं कर सकता, कैश में नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर कोई बंदा नॉट होल्डिंग एनटीएन तो वो आपको पेमेंट एक ही तरीके से करेगा, और वो है क्रॉस चेक, वो है क्रॉस चेक। अगर तो इन मेथड्स को फॉलो किया गया, पर्सन ए ने क्रॉस चेक या फिर बैंकिंग चैनल से पेमेंट कर दी, पर्सन बी ने क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट कर दी, तो कोई मसला ही नहीं। मसला सुनना बहुत बड़ा मसला आने लगा। अगर किसी ने इस मेथड को वायलेट किया तो हारिस, जो तुमने लोन रिसीव किया है वो तुम्हारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? इनकम फ्रॉम। लेट्स सपोज मिस्टर ए ने मुझे कैश में 10 लाख दे दिए, कहाँ ऐड करूँ? पर्सन बी ने मुझे बैंकिंग चैनल से पैसे दे दिए, कहाँ ऐड करूँ? पर्सन बी के लिए एक ही रास्ता पेमेंट का, वो क्या है? क्रॉस चेक। तो ये पास जरा लिख देते हैं, यहाँ देखिएगा। हम सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? सेक्शन 39 का सब सेक्शन 3। 2 तरह के लोग होते हैं। एनटीएन की एब्रीविएशन क्या है? पर्सन होल्डिंग एनटीएन। नंबर 2, पर्सन नॉट होल्डिंग एनटीएन। जी बच्चों यहाँ देखिएगा, जिसके पास एनटीएन है वो 2 तरीकों से पेमेंट कर सकता है, क्रॉस चेक से या फिर ये ऑनलाइन ट्रांसफर भी बैंकिंग चैनल में आता है। जिसके पास एनटीएन नहीं है वो किस तरह पेमेंट करेगा? अगर इन मेथड्स को फॉलो किया गया तो मसला नहीं है। मसला कब आएगा? जब इनकी वायलेशन होगी। बात समझिए, या तो बात समझिए कि बेसिक रूल क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। अगर ये बात क्लियर है तो जरा एक और कहानी सुनिए। वकास साहब को जानते होंगे, वेरी इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर पर्सनैलिटी ऑफ फैक्ट, मिस्टर वकास कोऑर्डिनेटर, एंड आप सबके फेवरेट पर्सनैलिटी। तो उन्होंने क्या किया, सुन लें बाजी बात सुने। उन्होंने क्या किया कि पैक की छत पे ना कैंटीन बनाई, एक कैंटीन बनाई जिसमें चाय, कोल्ड ड्रिंक एंड समोसे, वेजिटेबल रोल्स और इस तरह छोटी मोटे खाने की चीज़ें, कुछ चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह भी रखे हुए थे उन्होंने। अब कैंटीन ओपन की तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे वाइस प्रिंसिपल मिस्टर मोहम्मद हाफिज़ जुनैद साहब, तो ये उनको इतनी भूख लगी तो क्लासेस के बाद ये चले गए ऊपर समोसे खाने। अब जब ये मिस्टर मोहम्मद हाफिज़ जुनैद साहब जब ऊपर गए, क्या कर रहे हैं, क्या बोला जी मैं टिंगा फिर रहा हूँ, क्या है कि बोलता कोई और है, मैं देखता किसी और को हूँ। तुमने बोला अदालत बता दी यहाँ पर। सुने, वीपी साहब जब ऊपर चाय और समोसे उन्होंने खाए तो उन जब वकास साहब को बिल दे रहे थे, ज़रा वकास साहब का अपना सेटअप है ना, तो बिल तो उसको मिलेगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वकास साहब का अपना होगा। तो हाफिज़ साहब ने कहा कि यार वकास क्यों इतने तुम उदास नजर आ रहे हो? मैंने कहा सर वो ना अभी छोटा सेटअप स्टार्ट किया, लेकिन आपको पता देखिए आधी से ज़्यादा कैंटीन खाली है, पैसे नहीं है, पैसे चाहिए। अगर कुछ उधार पैसे अगर आप मुझे दे देते तो मैं अपनी दुकान में मजीद चीज़ें ले आता और मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो वीपी साहब ने कहा कि कितने पैसे चाहिए? उसने कहा 50,000 रुपये चाहिए। ठीक है 50,000। तो अब हाफिज़ साहब जो है ना, उनके पास एनटीएन नंबर है, उनके पास एनटीएन नंबर
है। उन्होंने फौरन जेब से 50,000 रुपये 5 मिनट में 10 नोट निकाले और उनको पकड़ा के आ गए। तो बताओ पेमेंट कैसे की है? कैश का कोई रास्ता लिखा हुआ है इंडियन वालों के लिए? ये 50,000 जो है, ये 50,000 जो है, अब मुझे बताएं ये अब किस में ऐड करेंगे? किसकी इनकम फ्रॉम सोर्स में ऐड करेंगे? वकास साहब की इनकम सोर्स में ऐड हो जाएगा। अगले दिन सईद साहब आपके कॉस्ट के टीचर, उनको भी भूख लगी नेक्स्ट डे, तो उन्होंने ऐसे अपने साहब के सामने जिक्र किया कि यार भूख लगी जब ऊपर से ना चाय और समोसे खाते हैं। तो हाफिज़ ने कहा मैं तो खाया कल तो बड़े महंगे पड़े मुझे, तुम भी जाओ। अब किसी को उधार देना तो मतलब रिस्क होता है ना, पैसे मिले ना मिले। खैर सईद साहब भी ऊपर गए, उन्होंने भी 2 समोसे और 1 कप चाय। जब बिल दिया तो वकास साहब अगेन वो परेशान थे। सईद साहब ने कहा हाँ भाई क्यों परेशान हो? और सईद साहब आपको पता है कि दुकान अभी नई बनाई है और सामान पूरा नहीं है तो पैसे चाहिए, अगर कुछ उधार मिल जाता जी कितने मिलेंगे? 30,000 रुपये चाहिए। अच्छा ठीक है, एज अ लोन, अगेन बात क्या हो रही है? ये एज अ लोन की बात हो रही है, 30,000 रुपये चाहिए। ठीक है, सईद साहब के पास NTN नंबर नहीं था, उन्होंने क्रॉस टैक्स पेमेंट कर दी। बताएं क्या वकास साहब के लिए 30,000 इनकम अदर सोर्स होगा या नहीं होगा? क्या नॉट हैविंग NTN क्रॉस टैक्स से कर सकता है? चले वो भी आ गया ऑफिस। तो तीसरे दिन नहीं मुझे नहीं लगी, मैं नहीं जाऊँगा। चले मुझे लगी भूख, मैं चला गया। भूख नहीं लगी, मुझे चाय की तलब। मैं जब चाय पीने गया तो अगेन वकास साहब की एक्टिंग, जब भी कोई टीचर जाए तो आगे से